आज ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ तो आसमान से बरसती मिसाइल्स को देखकर खौफजदा है, तो दूसरी तरफ तेल का खेल भी उनकी सांसें बढ़ा रहा है। भारत में तेजी के साथ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है और अब भारत में कभी भी तेल का अकाल आ सकता है। भारत के पास तेल का रिजर्व नहीं है। मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है और अब हम तेल के अकाल से जूझने वाले हैं। कमोबेश ऐसी ही बातें गैस की सप्लाई को लेकर फैलाई जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 12-13 वर्षों पहले ऐसा ही संकट बना था जब ना ईरान हार्मुज की खाड़ी बंद किए हुए था और ना ही तब कतर और सऊदी की रिफाइनरीज पर बम बरस रहे थे और ना ही तब कतर से गैस की सप्लाई बंद हुई थी। लेकिन किल्लत ऐसी थी कि सरकार पेट्रोल पंप रात में बंद करने का विचार बना रही थी। गैस एजेंसीज पर सुबह 4 बजे लाइन लग जाती थी। सिलेंडर बांटने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी। लेकिन ये कहानी जानने से पहले आपको सबसे पहले 2004 में जाना होगा। साल था 2004, नारा था इंडिया शाइनिंग और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी सरकार देश में 5 साल पूरे करने जा रही थी। 1990 के दशक में आधे दर्जन प्रधानमंत्री देख ऊब चुकी भारत की जनता को 5 साल स्थिर सरकार मिली थी। पिछले 2 साल से देश लगभग 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। गुजरात के तट से लेकर असम में ब्रह्मपुत्र के किनारों तक लोग इस विश्वास में थे कि यह सरकार तो लौट कर आनी है। फरवरी 2004 आते आते दिल्ली में हल्की ठंड हो चुकी थी। संसद से लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग और 24 अशोक मार्ग पर भी चहल पहल सामान्य से ज्यादा थी। अभी वाजपेयी सरकार के 8 महीने बाकी थे, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि वो लगभग 6 महीने पहले ही आम चुनाव को करवाएंगे। चुनाव हुए और नतीजे भी आए। इन नतीजों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए और जो सरकार आई उसे नाम दिया गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए। और यूपीए सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार आई। 2009 भी लौटी, लेकिन 2014 में जाते जाते यूपीए ने ऐसे कांड किए कि आज तक उस समय को लॉस्ट डिकेड के नाम से जाना जाता है। आज जो लोग भारत का तेल गैस सप्लाई खोजने निकले हैं उन्हें लॉस्ट डिकेड की ही ये कहानी सुननी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सोचिए, आपको रात के 9 बजे एक पार्टी में जाना है। आप अपनी कार निकालते हैं और देखते हैं कि फ्यूल कम है, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा पसरा है। आपको बताया जाता है कि केंद्र सरकार के आदेश के चलते अब पेट्रोल पंप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक ही चलते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन में सरकार के नाम कुछ गालियां निकाल करके वापस चले आते हैं। लेकिन जो बात मैंने आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पर बताई है वो आज से 13 साल पहले सच होने जा रही थी। 2013 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने यह प्रपोजल ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था। टारगेट था कि देश में फ्यूल की डिमांड को कम कर दिया जाए और किसी भी तरह से गिरते रुपए और भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। हालांकि बाद में सोशल मीडिया और पब्लिक के दबाव में उन्हें वापस लेना पड़ा। ये किस्सा यूपीए राज में देश की इकोनॉमी की दुखद तस्वीर का एक छोटा सा ट्रेलर भर है। आप इंडिया देख रहे हैं, आप में से कई लोग हमारी ही उम्र के होंगे, हम उम्र होंगे, युवा होंगे और यूपीए राज की ऐसी कई कुनीतियों और तब आर्थिक मोर्चे पर देश के क्या हालात थे इसको नहीं जानते होंगे। अगस्त सितंबर 2013 में रुपए की एक ही सप्ताह के भीतर सबसे तेज गिरावट हुई थी। इस गिरावट के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 68 रुपए 75 पैसे के स्तर तक पहुंच गया था। वीरप्पा मोइली चाहते थे कि सरकार गिरते रुपए को रेस्क्यू करने के लिए पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन कम कर दे। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाने वाला था, जागरूक किया जाने वाला था। यानी जिस दौर में दुनिया के सारे देश अपने यहां विकास के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस का कंजप्शन बढ़ा रहे थे, उस दौर में यूपीए यानी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार चाहती थी कि देश के विकास के पहिए रुक जाएं। और यूपीए सरकार को यह सब तब करना पड़ रहा था जब वो एक दिन में 8 रुपए तक की कीमतें बढ़ा रही थी। सोचिए, तब बिना युद्ध के सिर्फ बात में ही 8 रुपए एक दिन में बढ़ जा रहे थे और आज हम एक लाइव युद्ध के बीच में हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। मई 2012 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने फ्यूल प्राइसेस को एक दिन में 8 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी तेल कंपनियों को दे दी थी। यह भारत के इतिहास में तेल की कीमतों में एक दिन में की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। यूपीए की फेल्ड पॉलिसीज का नतीजा देखिए कि वो एक और कीमतें बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रही थी, तो दूसरी तरफ आने वाली सरकारों के लिए कर्ज का नया पहाड़ भी तैयार कर रही थी।
इस कर्ज के पहाड़ का नाम था ऑयल बॉन्ड्स। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी जब पहली गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की आई थी, बीजेपी की आई थी। उत्तर प्रदेश में एक समय कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या एक बड़ी खबर हुआ करती थी। छोटी काश्तकारी वाले किसान अक्सर खेतों में बीज बोने, सिंचाई करने और उसके लिए खाद लेने के लिए साहूकारों से पैसे कर्ज पर लिया करते थे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों के बाद इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी तस्वीर बदल गई। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको यह जानना चाहिए कि इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं। आज उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों का पंजीकरण, सत्यापन और लाभार्थी सूची अपडेट करने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य प्रशासन द्वारा 2.48 करोड़ से अधिक किसानों के सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 90 दिन में 100% किसानों को इस योजना से जोड़ देना है। अब तक उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह पैसा किसी योजना के पोस्टर में नहीं बल्कि किसानों के बैंक खातों में पहुंचा है। नवंबर महीने में इस योजना की 21वीं किस्त जारी की गई, जिससे सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के ही किसानों को मिला है और करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंची है, जिससे उन्हें खेती के लिए निवेश और पारिवारिक खर्चों में मदद मिल रही है। फरवरी मार्च महीने में किसानों की नई फसल की बुआई के समय उन्हें अगली किस्त मिलने वाली है और एक किस्त इसकी जून जुलाई में आती है। सालाना 3 किस्तों में यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है और इसकी खास बात है कि अन्य सरकारों की तरह इस योजना को चुनावों से जोड़कर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य किसानों को सतत लाभ और सहयोग देने का है। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है। अभी तक जो किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं वे www.pmkisan.gov.in पर लॉगिन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2005 से साल 2010 के बीच लगभग 1,35,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे। ये एक तरह का लोन था जिसका पैसा तेल कंपनियों को दिया गया। यूपीए सरकार चाहती थी कि तेल कंपनियां महंगा कच्चा तेल खरीदकर उसे जनता को कम दाम में बेचें, लेकिन इससे तेल कंपनियां घाटे में जाती, तो इसका उपाय बनाया गया था ऑयल बॉन्ड्स को। इन कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स दिए गए कि तुम तेल बेचो और पैसा बाद में ले लेना। यानी यूपीए लगभग 1,35,000 करोड़ का बोझ जानबूझकर आने वाली सरकार जो एनडीए बनी, मोदी सरकार बनी, उसके नाम पर डालकर गई थी। इनको वापस करने का जिम्मा आया नई आई नरेंद्र मोदी सरकार पर। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार के माथे यूपीए के लिए हुए 1,35,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स आए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान में बताया था कि यूपीए के 1,40,000 करोड़ का कर्ज 2025-26 तक चुकाया जाएगा और इसका फाइनल अमाउंट होगा 3,20,000 करोड़ और यह पैसा मेरी और आपकी जेब से टैक्स के रूप में जाता है। मोदी सरकार 2015 के बाद से हर साल लगातार लगभग 10,000 करोड़ का ब्याज इन पर भर रही है। इस साल अब यह कर्ज की इतिश्री होने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस आए दिन आजकल रोया करती है। वो तर्क देती है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा था, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी उस समय में की गई थी। लेकिन ऐसी स्थिति 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद भी आई थी। मोदी सरकार को झेलनी पड़ी थी, लेकिन तब तो कीमतों में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके जनता को बचाया गया था और तेल कंपनियों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया गया था। मोदी सरकार ने जनता को इस शॉक से बचाने के लिए रूस से तेल खरीदा, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप आज भी मुंह फुलाए हुए हैं और हमें 50% का टैरिफ भी देखना पड़ा। लेकिन क्या इस बीच मोदी सरकार ने तेल की कीमतों को यूपीए जैसा बढ़ाया? जवाब है नहीं। क्या मोदी सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स को लेकर आने वाली सरकारों पर जिम्मेदारी सिर्फ शिफ्ट की? जवाब है नहीं। और आज जब हम वेस्ट एशिया में क्राइसिस देख रहे हैं, तब भी वो यूपीए जैसी जुगाड़बाजी नहीं कर रही है। वैसे तेल कीमतों के मामले में यूपीए और एनडीए का एक और कंपैरिजन भी किया जाना चाहिए। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का डेटा बताता है कि इस दिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 रुपए 71 पैसे थी। जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी तो यह कीमत 71 रुपए 51 पैसे, यानी 10 वर्षों के यूपीए के राज में पेट्रोल की कीमतों में 100% की बढ़ोतरी हुई। कहिए कि पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हो गई। इसकी तुलना आप मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल से अगर कर लें तो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देगी। जिस दिन भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी, तब तेल की कीमतें 71 रुपए 51 पैसे थी, जबकि 2024 में जब भाजपा 10 साल पूरे कर चुकी थी तो दिल्ली में तेल की कीमतें 94 रुपए 70 पैसे के आसपास थी, यानी 10 वर्षों में केवल 33% की बढ़ोतरी।
इसको मैं अगर और ज्यादा डिटेल में बताऊं और इस बढ़त का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालूं तो हर साल तेल की कीमतें औसतन केवल 2.87% बढ़ी हैं, जबकि विदेश में पढ़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के दौर में यही सालाना बढ़ोतरी यानी CAGR 7.18% का था। और कांग्रेस हर बार बचने के लिए तेल की इंटरनेशनल कीमतों की बात कर देती है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया है। इन तमाम बातों से यह समझा जा सकता है कि यूपीए सरकार ईंधन के मोर्चे पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मोर्चे पर कितनी बड़ी फेलियर थी। विडंबना इस बात की है कि यूपीए सरकार भविष्य की सरकारों पर कर्ज का बोझ डालने, आम आदमी को निहायत महंगा पेट्रोल देने और उसे महंगाई से सताने के बाद भी राहत नहीं दे पाई, ना ही इसके चक्कर में रुपया गिरने से बचा पाई। लेकिन हाँ, लाखों करोड़ों का कर्ज वो आपके और मेरे पीठ पर लाद कर जरूर चली गई। आज हम युद्ध देख रहे हैं, सप्लाई की क्राइसिस देख रहे हैं, लेकिन ना कीमतें बढ़ रही हैं और ना कहीं रात को पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। यानी युद्ध अगर जल्दी रुक गया तो हम वापस सामान्य ट्रैजेक्टरी में लौट जाएंगे, लेकिन वो महंगाई और ऑयल बॉन्ड्स की जुगाड़ी वाले दिन कभी नहीं लौटेंगे। हमने कोशिश करी कि यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट के टाइम के बीच में जो तेल को लेकर के पूरी लड़ाई है और आज जो डिबेट चल रही है उससे जुड़ी हुई जो तमाम तथ्य हैं उनके आधार पर आपको एक विश्लेषण करके, एक अंतर और तुलना करके बता सकें, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकें कि दोनों गवर्नमेंट्स के अप्रोच में और उसको जनता तक पहुंचाने में कितना बड़ा डिफरेंस रहा है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।